नमस्ते, हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं तक्षशिला विधि टॉक्स। आज जी हमारे चैनल पे वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल गेस्ट आए हैं और उन्होंने मुझे समय दिया, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत व्यस्त रहते हैं एंड मॉडर्न डे सोशल मीडिया के वो रिवॉल्यूशनरी हैं, एटलीस्ट जब बात आती है हम जैसे माइंडसेट के लोगों की, जो भारत की धरती से प्यार करते हैं, भारत की पेट्रियटिज्म से बात करते हैं, राष्ट्रीयता से प्रेम करते हैं। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं जब गाड़ियां चलाता था एक समय, मैं जब देहरादून से दिल्ली जाया करता था, अभी भी कहीं लंबा जाना होता है, तो इनके जो टॉक्स होते हैं वो मेरे कार में चलते हैं और मैं उसको सुनता रहता हूँ और उस तरीके से मेरा सफर कटता है। और लोग इनको आज की डेट में हर चैनल पे बोलते हैं जाके कि इनको बुलाइए, इनको बुलाइए। एक्सट्रीमली इन डिमांड और मॉडर्न डे आइडियोलॉग ऑफ नया भारत, श्री संजय दीक्षित जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for the kind words. I think thank you for doing what you're doing for the cause of राष्ट्रीयता। तो हम लोग तो बहुत कुछ सीखते हैं आपसे और it cannot be expressed into words. So आपने मेरे लिए समय निकाला सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने बिजी शेड्यूल में से। तो मैं privileged to be on your channel and it is good कि आपने भी एक चैनल शुरू की, क्योंकि जो अच्छे जो डीप रूटेड लोग हैं वो चैनल चलाएंगे तो चैनल्स जो है वो उनकी भी मान्यता बढ़ेगी। आजकल तो हर तरह के जो जिसको क्या कहें सुपरफिशियल लोग चैनल चला लेते हैं और उसके बाद कुछ भी बोलते हैं। So we do require people of good grounding, good scholarship to be on channels and to be running their own channels actually. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके काइंड वर्ड्स के लिए। तो सर मैं आपको बहुत दिन से आपके पीछे पड़ा हुआ था कि आप मुझे समय दें ऑन बांग्लादेश इशू के ऊपर, आज आपने फाइनली मुझे समय दिया। तो हम बांग्लादेश से शुरू करेंगे और भी अन्य विषयों पे टच करेंगे, लेकिन शुरुआत में बांग्लादेश को ही करना चाहूंगा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है और जिस तरीके का ह्यू एंड क्राई वेस्टर्न मीडिया बाकी मुद्दों पे उठाता है, उस तरीके का कोई भी जो सीरियसनेस है इस मुद्दे को लेके नहीं उठाया जा रहा है, जबकि सिचुएशन जिनोसाइड के बराबर की है। आप इसको कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, वेस्टर्न मीडिया के बारे में तो आजकल जो कुछ एलन मस्क और विवेक रामास्वामी कह रहे हैं, तो उसको यदि हम सुन रहे हैं तो वेस्टर्न मीडिया इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट दे आर सपोज्ड टू बी डूइंग। वही वेस्टर्न मीडिया, द लेगेसी मीडिया स्पेशली, जो वेस्टर्न लेगेसी मीडिया है, तो दे हैव voluntarily embraced prostitution. एक जमाने में मुझे याद है कि वर्ड यूज किया गया था प्रेस्टिट्यूट्स, उसमें बड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ था। प्रेस्टिट्यूट्स मेरे ख्याल से जनरल वीके सिंह ने यूज किया था प्रेस्टिट्यूट्स, उसमें बड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ था। मैं तो प्रेस्टिट्यूट भी नहीं कह रहा, मैं तो सीधे सीधे प्रोस्टिट्यूट कह रहा। टेक द मनी, take the favors and do the bidding, simple as that. So that is what western media is. और उसी को अनरेवल करने के लिए, बल्कि मैं तो कहूँगा कि what has happened in the US this year is a mini revolution. And maybe 100 years down the line, अगर ये लास्ट आउट कर जाता है, अगर ये लंबा चल जाता है and actually able to do जो ये प्रोफेस कर रहा है, that we will know only in 15-20 years कि जो चीज़ें जो है इन्होंने सेट इन मोशन की हैं, वो सेट इन मोशन ट्रंप से ज़्यादा जो ट्रंप ने इस बार जिन लोगों को लिया है, पर्टिकुलरली आई पॉइंट आउट, इसमें जो है वो एलन मस्क, विवेक रामास्वामी एंड तुलसी गैबर्ट, इनका जो वर्ल्ड व्यू है और जो इनका कमिटमेंट टू ट्रू डेमोक्रेसी और ट्रू सिविलाइजेशन, ट्रू ट्रांसपेरेंसी, जो इनका कमिटमेंट है, और वो कमिटमेंट इनके एक्शंस में भी दिखता है। बताइए, $46 बिलियन का गैम्बल कौन खेलता है फॉर फ्री स्पीच? So the man has put his money
वेयर हिज माउथ इज। तो इस तरह के लोग आए हैं, और हमारे जो कॉपी कैट लोग हैं वो निश्चित रूप से उनसे थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेंगे। हम लोग तो पहले से इंस्पायर्ड है, लेकिन जो कॉपी कैट जो हैं जो आसानी से नहीं आते, तो कॉपी कैट्स ऑल्सो विल गेट इंस्पायर्ड। तो व्हाट वी सी इन बांग्लादेश एंड व्हाट वी सी इन वेस्टर्न मीडिया, आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड। यही वेस्टर्न मीडिया 20 जनवरी के बाद में इट विल प्ले अ डिफरेंट ट्यून। मैं आपको गारंटी दे रहा अच्छा, हूँ। यू विल एग्री? आई डू। अच्छा सर, एक बात मुझसे ये भी आपसे हाँ, पूछना केवल ये चाहूँ। वेस्टर्न मीडिया नहीं, बिकॉज़ चलिए खाली मीडिया की बात है, तो मीडिया की बात पे तो ये है मेरा रिएक्शन। नहीं, आगे एक आप बांग्लादेश की बात पे मैं आप और आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा सर, आपने चूंकि ये बात उठाई कि एलन मस्क जितना बोल्ड होकर के $46 बिलियन उन्होंने लगा दिए दांव पे और बोला कि हम देंगे, आप वोट करो कैंडिडेट्स को, उस वैसा हमारा जो बिजनेस क्लास है जिनके पास इतना पैसा है, वो अपनी कन्विक्शन के लिए क्यों नहीं आ रहे, इतना टिमिड क्यों है सर? हिस्टोरिकल है भाई। इन लोगों को 700-800 साल हो गए यही करते हुए। आफ्टर ऑल जितने भी बाहर से जो इन्वेडर्स आए, उनका सपोर्टिंग क्लास यहाँ कौन था? हम्म, इसी तरह के लोग थे। तो वो जो सपोर्टिंग क्लास है ये अभी भी है। आप क्या आप जरा इन्फोसिस का रिकॉर्ड देख लीजिए, महिंद्रा का रिकॉर्ड देख लीजिए। ये जो IPSMF है, जानते ना IPSMF को? इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन। जो हम्म, सारे जितने भी लेफ्टिस्ट रैग्स हैं, हम्म। जिनको कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं देखता, चाहे द लायर हो, चाहे द ट्रोल हो, चाहे द स्क्विंट हो, और चाहे कारवां द मत भूलिएगा। चाहे वो क्या है, वो न्यूज़ लॉन्डी हो, और चाहे जितने भी हैं इस तरह के, ये कारवां सारे। भूलिएगा सर, कारवां। हाँ, वो, वो कारवां तो क्या है, वो सराय है। तो, ये सराय और कारवां और ये जितने भी हैं, इनको ये IPSMF फंड करता है। और IPSMF का कॉर्पस कहाँ से आता है? इन्फोसिस, अच्छा। महिंद्रा, टाटा, इनकी जितनी भी फाउंडेशन है वो इनको फंड करती हैं, IPSMF को। और IPSMF इन टर्न इनको करता है। और IPSMF को कौन करते हैं? वुड फाउंडेशन भी उनको फंड करती है। वुड फाउंडेशन के साथ-साथ ओपन सोसाइटी फाउंडेशन भी उनको करती है। तो ये तो सब वही लोग हैं भाई। आप ये देखिए कि हमारे जो टाटाज़ हैं या इन्फोसिस है, ये तो जो डीप स्टेट के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके मेंबर्स हैं। थिंग्स लाइक क्लब ऑफ रोम, रॉकफेलर फाउंडेशन, इन सब में मेंबरान बन के बैठे हुए हैं। तो ये तो दे गॉट कोऑप्टेड। जैसे ही इनकी स्टैंडिंग बनी तो इनको कोऑप्ट किया गया। ये वेरी हैप्पीली दे गॉट कोऑप्टेड। तो इनमें बहुत ज़्यादा अंतर थोड़ा ही है। ये जो वेस्टर्न मीडिया का जो प्रोस्टिट्यूशन विंग है उसमें और इनमें नॉट अ ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस। तो मैं तो किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, क्योंकि नाम लूँगा तो डिफेमेशन हो जाएगा। आपकी चैनल अभी नई-नई चली है, उसके ऊपर भी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट इन जनरल दैट इज़ द सिनेरियो ओवर हियर। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, हैं लोग, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं है। आप अच्छा, पब्लिक का सपोर्ट तो है। अब आप ये देखिए कि मैं एक इवेंट करता हूँ, एनुअल इवेंट करता हूँ। उस एनुअल इवेंट जो है, उसका पूरा का इट्स अ प्रीटी बिग इवेंट, और उसका पूरा का पूरा खर्चा, ऑलमोस्ट पूरा खर्चा जो है वो क्राउड फंडिंग से आ जाता है। पब्लिक इज हैप्पी टू कंट्रीब्यूट, बट नो बिग ब्रांड एवर टेक्स ए स्पॉन्सरशिप। नो बिग ब्रांड, कोई भी बड़ा ब्रांड, बड़ा कॉर्पोरेट वो हमको स्पॉन्सर नहीं करता। लेकिन जितना वो स्पॉन्सर करते, उससे डबल पब्लिक दे देती है क्राउड फंडिंग में। तो ये लोग ये भी नहीं समझ रहे हैं कि जो इनकी प्रायोरिटीज़ हैं और जो पब्लिक की प्रायोरिटीज़ हैं, उसमें कितना बड़ा डिस्कनेक्ट आ चुका है। ये किसको सपोर्ट करते हैं? ये JLF को करते हैं। हमारे यहाँ एक जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल भी होता है जयपुर में।
They get all the big brands, they get all the big corporates, and they make a lot of sponsorship money. लेकिन जरा उनका डिजिटल फुटप्रिंट चेक कीजिए, इट इज एग्जैक्टली 1%। 1% उनका जो डिजिटल फुटप्रिंट है सोशल मीडिया पे, वो जयपुर डायलॉग्स का 1% है, लेकिन उनको सारे लोग जो है वो सपोर्ट करते हैं। सो ऑफ कोर्स इट डजंट हैव टू डू विद एनी काइंड ऑफ इट डजंट मेक एनी कमर्शियल सेंस। सो व्हाट सेंस डज इट मेक? दैट इज द क्वेश्चन। तो ये भी उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे हैं भाई लोग, जैसे ही बड़े होते हैं वहीं कोऑप्ट हो जाते हैं। तभी महिंद्रा जी जो है वो हार्वर्ड में चेयर स्पॉन्सर करते हैं, और जो सारा काम वो चेयर जो है वो इंडिया के अगेंस्ट करती है। उसकी जो इंडोलॉजी जो उनके विंग है, their entire Indology research is to disprove Indian heritage। तो आपके मूर्ति लाइब्रेरी जो इन्होंने कर रखी है, आपके इन्फोसिस। मूर्ति डिजिटल लाइब्रेरी, इन्फोसिस के जो आपके नारायण मूर्ति के बेटे की, वो शेल्डन पोलॉक उसका जो है वो हेड है। वो क्या करता है? His entire endeavor is to prove that there is no spiritual content in Sanskrit। लेकिन उसको कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। हमारी किसी यूनिवर्सिटी को नहीं करेंगे, हमारे किसी बड़े स्कॉलर को नहीं करेंगे, काशी विद्वत परिषद को नहीं करेंगे, उनको करेंगे। तो ये सब गुलाम मानसिकता के लोग हैं जी। अब ये गुलाम मानसिकता के लोगों की गुलामी जो है वो अब पब्लिक पीट पीट के हट निकालेगी, तब निकलेगी, वैसे नहीं निकलेगी जी। नाउ जी नहीं, ये बात आपकी बहुत ही, ये मैंने भी महसूस किया कि अगर आप हिंदुइज्म का कॉज लीजिए या इनके बारे में कुछ बात कीजिए, तो एक मतलब इसको शायद इंटेलेक्चुअली ही लोग ये मान के बैठे हुए हैं, तो वो आपको सपोर्ट ही नहीं मिलेगा। इसी का मैं एग्जांपल दे दूं। आप ये देखें कि देयर आर सर्टेन थियरीज, व्हिच दे से थियरीज। अब आप थियरी की आप तो डेफिनेशन जानते हैं, यू आर ए स्कॉलर ऑफ लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस, यू नो व्हाट इज सपोज्ड टू बी अ थियरी। कोई थियरी का जो है वो पहले कोई प्रोपोजिशन होगा, उस प्रोपोजिशन को का कोई प्रूफ लाएंगे, उसके बाद फिर थियरी बनाएंगे ना। यहाँ पे आर्यन इन्वेजन थियरी आ गई। वो थियरी कब प्रपोज हुई, कब उसका कोई प्रूफ आया? कुछ नहीं, हवा में। एंड दैट इज टेकन एज अ डॉगमा लाइक गॉस्पेल ट्रूथ। बाइबल का जो गॉस्पेल होता है ना, बाइबल का जो गॉस्पेल है, उसका ट्रूथ क्या है? उसका ट्रूथ ये है, इट्स गॉड्स वर्ड। हाउ? इट इज माय बिलीफ। सो दैट आर्यन इन्वेजन थियरी इज दैट बिलीफ डॉगमा। अरे साहब, गोरो ने कह दिया साहब, और वो मैक्स मिलर ने कह दिया साहब, वो तो सब तो सही होगा ना। उसके बाद फिर है वो G.U. पोप ने और डी नोबिली ने और आपके क्या है बिशप कॉल्डवेल ने, इन्होंने इसको पढ़ाया है। अरे गोरो ने कहा है साहब, गोरा तो भगवान होता है ना। अरे भाई, हमारे भगवान तो सारे कृष्ण वर्ण हैं। सारे कृष्ण वर्ण है, बिल्कुल। तो ये जो है वो जो गुलाम मानसिकता के लोग हैं, इनको गुलाम मानसिकता के लोग ये भी नहीं पूछते कि थियरी क्या है। हमने पूछा, और हमने 2 करोड़ 10 लाख रुपए तक का अभी तक हम इनाम घोषित कर चुके हैं कि भाई कोई भी आओ, ये आर्यन इन्वेजन थियरी जो है इसका प्रूफ दे दो और 2 करोड़ 10 लाख रुपए ले जाओ। हमने रोमिला थापर को भी लिखा, आप ही बता दीजिए, क्योंकि आप उसकी प्रणेता हैं। तो पता चला कि उन्होंने आर्यन इन्वेजन थियरी छोड़ के अब उसको चेंज करके कह दिया आर्यन माइग्रेशन थियरी। अब लोग मजाक ये करते हैं कि साहब कि अब ये आर्यन माइग्रेशन थियरी भी नहीं रही, क्योंकि उसका भी कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है, तो अब ये आर्यन टूरिज्म थियरी हो जाएगी। लेकिन टूरिज्म this was proposed by our good friend Abhijit Chawda। आर्यन टूरिज्म थियरी उनका प्रोपोजिशन है। It's a good one। आर्यन टूरिज्म थियरी, हालांकि ये नहीं बता रहे हैं कि साहब कि कौन सा टूरिस्ट दुनिया में ऐसा हुआ है जिसने आके पूरी सिविलाइजेशन चेंज कर दी। अच्छा, और एक तरफ तो कहते हैं कि साहब नोमैड्स थे। अब कौन सी नोमैडिक कल्चर ऐसी है
जो कि संस्कृत जैसी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज प्रोड्यूस कर सकती है, ये भी नहीं बता रहे। सो दे हैव नो प्रूफ बट दे हैव अ थियरी, दे हैव अ थियरी। और मैं आपको ये बताऊं, ये चैलेंज जो है, दिस आई हैव बीन गिविंग दिस चैलेंज नाउ फॉर 4-5 years। अब फाइनली जब एनसीईआरटी ने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया और आर्यन इन्वेजन थियरी को हटा दिया उसमें से, तब फिर मैंने कहा कि यार 5 साल हो गए, किसी ने कुछ नहीं दिया तो ठीक है। नाउ इट सीम्स दैट वी हैव वन एंड दे हैव लॉस्ट। तो बस इसी तरह से आर्यन इन्वेजन थियरी की तरह से और 50 थियरी हैं, सो कॉल्ड हिस्टोरिकल ट्रूथ्स, वो लेके घूमते रहते हैं। तो अब अगर आप क्रिटिकल क्वेश्चन से ही नहीं पूछेंगे और उसको ऑटोमेटिकली सब कुछ मान लेंगे कि हाँ साहब इन्होंने ये कह दिया, पूरी क्रोनोलॉजी की ऐसी तैसी कर रखी है भारत की कि साहब 1500 BC में है यहाँ पर ये जो है ये वेद लिखे गए थे। यार कहाँ से लाए 1500 BC? पता चला ढूंढा ढांढा बहुत बड़ा, किसने कहा ये 1500 BC? मैक्स मिलर ने कहा था। अच्छा भाई, मैक्स मिलर ने क्यों कहा था? उसमें डीप गए तो पता चला अरे भाई बाइबलिकल टाइम से पहले थोड़ी हो सकता है कुछ भी। प्रिसाइसली गॉड ने बनाई ना 4004 BCE में। प्रिसाइसली आई अंडरस्टैंड आप कह रहे हैं। 7 दिन के अंदर, हाँ। तो उसके बाद फिर वो नोआस फ्लड हुआ, 900 साल तक नोआ जिंदा रहा। ऑल दोस फिक्शंस एंड सुपरस्टिशंस, दे आर गॉस्पेल ट्रूथ्स। और हम कुछ भी कहें वो सुपरस्टिशन। और इसको लेके हमारा पूरा एलीट जो है वो आज भी बैठा हुआ है। इसको करना हमने शुरू किया पिछले 5-7 साल से, तब से जाके वो काफी परिवर्तन अब आ गया है। People have started questioning, and a lot of people, I should say that in 5 years, I have seen a great movement forward. Great movement forward. Even common people are now asking questions. मैं तो बड़ा, I was because 5-7 years back only I used to, I and couple of our friends, मेरे बाला कृष्णा जी या इस तरह के कुछ लोग जो थे, they used to ask questions. कल किसी ने रोमिला थापर को उनकी 93rd बर्थडे की बधाई दी। आप चेक कर लीजिएगा, मैंने उसको रीट्वीट भी किया है और उस पर कमेंट भी मारी है थोड़ी सी। उसके नीचे के आप रिप्लाईज देख लीजिए। दैट शोज दैट देयर इज एन अवेकनिंग भाई, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अवेकनिंग। अब जो गालियां पड़ी हैं रोमिला थापर को, इट सीम्स एवरीबॉडी नोज that she was a peddler of fiction. हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री की प्रोफेसर एमेरिटस, जिसको संस्कृत नहीं आती, सेल्फ कन्फेस्ड संस्कृत नहीं आती, प्राइमरी सोर्सेस से कुछ नहीं किया और पीएचडी विदाउट प्राइमरी सोर्सेस। ये तो हाल है, ये तो हाल है। इरफान हबीब, प्रोफेसर एमेरिटस ऑफ मीडिएवल हिस्ट्री विदाउट नोइंग पर्शियन। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अब आपकी बांग्लादेश के भी बता दूं कि ये तो, हाँ बताइए बताइए। बांग्लादेश इज अ सिम्पटम भाई, इज अ सिम्पटम। और क्या है कि इसमें जो वॉट एवर यू सी इन बांग्लादेश, इट वाज डेफिनेटली कमिंग, बिकॉज आई यूज्ड टू वरी अबाउट कि व्हाट विल हैपन इफ हसीना गोज, क्योंकि हसीना ने ही एक तरह से जो है ये फ्लड ऑफ radicalism which is innate, I'm using that word very consciously, it is innate to Islam, अंतर्निहित है उसमें। उसमें अंतर्निहित है भाई। जिस किसी ने ठीक से कुरान नहीं पढ़ी है तो वो पढ़े। आपके जो है वो बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, वो दे फाइंड फॉल्ट विद हिंदू रिवाइवलिज्म जस्ट लाइक नेहरू। आपने बात की था, कौन है वो हुद बॉय, वो कौन है दूसरे को, हाँ वो इश्तियाक अहमद साहब। इश्तियाक अहमद साहब कहते साहब की हिंदुत्व द ग्रेट डेंजर। ये नेहरू भी यही बोला करता था, हिंदू रिवाइवलिज्म इज, क्यों? क्योंकि समझ ही नहीं है भाई, समझ ही नहीं है। करेक्ट, समझ ही नहीं है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड भाई? आप डिफाइन ही कर दो हिंदुइज्म के, हिंदुइज्म के एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स डिफाइन कर दो। नहीं कर सकते, लेकिन नहीं तो
तो बाहर से पढ़े हुए थे, वो क्या कीजिएगा सर? अरे साहब, बाहर से पढ़े हुए थे तो बाहर तो क्रिटिकल थिंकिंग भी सिखाते हैं ना, वो काहे नहीं सीखी? सर जब भूरा बाहर जाता है तो गोरे से ज्यादा बड़ा गोरा बन जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने की है शिक्षा वहां से। तो भूरे को जब गोरा बनने का शौक सवार होता है ना, तो वो बहुत जबरदस्त खतरनाक होता है। खैर आप बोलिए सर। नहीं, ये बात सही है आपकी, वो बिल्कुल आपकी बात सही है। इसमें तो जो है ना, वो जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसको दैट मेक्स दी भूरा एप दी गोरा। ये आप यही इसको आप बांग्लादेश में देख सकते हैं। और बांग्लादेशीज आर ट्राइंग टू बी मोर अरेबिक देन द अरब्स। यस यस इंडीड। अच्छा, 1971 में there was a very good element of बंगाली नेशनलिज्म देयर, लेकिन बंगाली नेशनलिज्म जो था, उसके जो प्रणेता थे मुजीबुर रहमान, अगर उनकी भी आप हिस्ट्री देखें तो ही वाज वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स इन द डायरेक्ट एक्शन डे। तो हिस्ट्री जो है वहीं से आती है, ऐसी बात नहीं है। कोलकाता यूनिवर्सिटी में जब वो थे ना, बिल्कुल। हाँ, वो मुजीबुर रहमान ने डायरेक्ट एक्शन डे में क्या रोल प्ले किया था, ये तो बाद में शायद चलिए, क्योंकि वो पॉलिटिशियन थे, उनको साइड लाइन कर दिया गया, तब उनकी जो इच्छाओं ने जोर मारा तो वो नेशनलिस्ट बन गए। और नेशनलिस्ट बनने के बाद द गवर्नमेंट ही रैन फॉर 2.5 years वाज अ क्लिप्टोक्रेसी, बिल्कुल चोरी डकैती वाली सरकार थी। और उनको बताया भी, आर एन काव जो थे, उन्होंने जाके बोला मुजीबुर रहमान को कि भैया ये तुम्हारे नीचे षड्यंत्र हो रहे हैं, पीपल आर गोइंग टू थ्रो यू आउट। तो उन्होंने सुनी नहीं, उन्होंने कहा ये क्या जानता है। आर एन काव, द वन हु स्क्रिप्टेड 97 लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, उसको इग्नोर मार दिया भाई ने। तो इग्नोर मार दिया इग्नोर मार दिया तो फिर जो हुआ सो हुआ। इन द वर्ड्स ऑफ आवर रिनाउंड आइडियोलॉग, क्या नाम है उनका, सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई, है ना उनको? नहीं, मैं नहीं जानता सर इनको। अरे, सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई को कौन नहीं जानता अच्छा दुनिया अच्छा, हाँ नहीं नहीं, मैं जानता हूँ, इनको जानता हूँ। में? मिस्टर समझ सैम गया। पिट्रोडा। जी जी जी, मैं समझ गया समझ गया। उनको तो राहुल गांधी ने इस नाम से संबोधित किया था ना कि साहब ये देखिए ये बढ़ई है, तो अच्छा इससे बुरा मानने की क्या बात है? दैट्स अ बैज ऑफ ऑनर। नहीं नहीं सर, जी बिल्कुल बैज ऑफ ऑनर है, कोई भी खास। तो हाँ बांग्लादेश में वो जो रेडिकल एलिमेंट तो उस वक्त भी था ना, ये जो देयर वाज अबाउट 25-30% रेडिकल एलिमेंट। तो वो जो मुजाहिदीन थे, उनको बाद में बंगाली नेशनलिज्म ने क्रश किया, खासतौर से हसीना ने बहुत क्रश किया, लेकिन वो गया थोड़ी। आज भी वो एलिमेंट है, इफ नॉट 70%, मे बी 60%, डेफिनेटली इट इज स्टिल इन मेजॉरिटी। लेकिन साथ में हमारा जो डीप स्टेट है, तथाकथित डीप स्टेट, वो मिल गया। उसने इसको आगे बढ़ाया, उसके बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उनको कोई आइलैंड भी चाहिए, उनको इंडिया के ऊपर लिवरेज भी चाहिए, दे आर फाइंडिंग पाकिस्तान यूजलेस। अब उनकी भी अकल के जो है वो आप दाद देना चाहिए आपको कि साहब पाकिस्तान तो उनके लिए यूजलेस हो गया, लेकिन बांग्लादेश जैसा, जिसके अबाउट 98% बाउंड्री जो है वो इंडिया से मिलती है, वो उसकी जो है वो चारों तरफ तो नहीं कहूँगा, लेकिन 3.99 तरफ से वो भारत से घिरा हुआ है। उसकी कोई 4,500 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसमें से 150 किलोमीटर म्यांमार के साथ है, बाकी भारत के साथ है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो भारत के बिना कर सकता हो, लेकिन द ब्यूटी इज कि जो वो इस्लामिक सुप्रीमेसी है ना, जब वो सर पे चढ़ के बोलती है, तब रीजन टेक्स अ फ्लाइट। फिर जो है उनके पास पानी के अलावा कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है। उसमें भी वो धान की खेती नहीं कर पाते पूरी तरह से,
वो भी इंपोर्ट करना पड़ता है। हसीना ने यूजिंग द एब्सेंस ऑफ लेबर लॉ बेसिकली, क्योंकि द लेबर लॉ इन बांग्लादेश इज almost non-existent, so you can exploit the labor whatever way you can। उसकी एडवांटेज उठाते हुए उसको एक टेक्सटाइल हब तो बनाया था ना। अच्छा, उस टेक्सटाइल हब की भी आप जान लीजिए कि वो टेक्सटाइल हब का जो सारा यार्न था वो भारत से इंपोर्ट होता था। अब जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में भीलवाड़ा है, मैं भीलवाड़ा गया था, उनसे पूछ रहा था कि भाई ये जो राजस्थान बांग्लादेश का कोलैप्स हुआ उससे आपको क्या दिक्कत आई? मैंने सुना बहुत सारे ऑर्डर्स इधर शिफ्ट हो गए। कहाँ ऑर्डर, तो हमारे पास जो है वो टेक्सटाइल के, मेडअप के, ये तो ऑर्डर बहुत सारे शिफ्ट हो गए हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे, बहुत बढ़ गया है। लेकिन जो यार्न जाता था उसका पैसा अटक गया है, और वो जो एक्सपोर्ट होता था वो भी अटक गया। व्हाट डज इट शो? द इंडस्ट्री इज कोलैप्स्ड। था, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम। ये इस्लाम के लिए ये जिंदगी थोड़ी है, जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है। तो ये जितने भी जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है ये तो कह रहे हैं कि भाई जितना प्रॉब्लम हो उतना अच्छा है, उतने लोग जो हैं वो हमारे फोल्ड में आएंगे, उतनी आसानी से हम लोगों को कन्वर्ट कर लेंगे। ये आखिरकार जिंदगी तो जो भी है वो आखिरत के बाद आएगी, तो आखिरत लाना तो पहला ध्येय है। जब तक पूरी दुनिया को बांग्लादेश ना बना लो, पूरी दुनिया को उस हालत में ना ले आओ, तब तक तो क़यामत नहीं आएगी, और क़यामत ही उनका ध्येय है। जल्दी से जल्दी क़यामत लानी है, नहीं तो मर जाएंगे, पड़े रहेंगे कब्रों में। क़यामत के इंतज़ार में बेचारे जो मुर्दे हैं वो इंतज़ार करते रहेंगे। उसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन है कि साहब रूह जो है वो रहती है, नहीं रहती है, चली जाती है। वो कहते हैं कि साहब का क़यामत के दिन सारे कंकाल उठ के खड़े होंगे। अब कंकाल तो रह ही नहीं जाते हैं। अब 1000 साल पुरानी कब्र में कौन सा कंकाल रह गया है बताइए आप? 2-4 हड्डियाँ इधर उधर पड़ी रह गई। तो ये अभी तक किसी ने साइंटिफिकली नहीं बताया हमको कि साहब की वो जो है वो कंकाल कैसे आपस में जो है वो वापस, जो चीज़ें गायब हो गई उसकी वो बनेगा, और फिर जो है वो खड़ा होके और फिर उसमें रूह वापस आएगी, जिंदा होगा, उसका रिसरेक्शन होगा, और फिर उसके बाद उसकी जो है वो फैसला होगा कि वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। तो सर ये भी पूछ सकते हैं, मैंने कहीं पढ़ा कि नहीं, ये जगह तो आप हूद भाई जी से पूछिए ना, वो मजाक उड़ाते हैं ना हिंदूज का। नहीं, इश्तियाक साहब से पूछिए। नहीं वो मुझसे बात नहीं करते। खैर, तो एक बड़ा अच्छा वो था कि किसी ने पूछा कि हम मरने के बाद हमारा क्या होगा, हम इस्लाम अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो कहा गया जी वो तो ऑलरेडी नरक में है। एक हदीस है जिसमें कि एक महिला आई, उन्होंने पूछा कि मेरे घर वाले ने, मेरे पिताजी ने वो नहीं एक्सेप्ट किया है इस्लाम, उनका क्या होगा? तो उनको बताया गया कि वो तो नर्क में है। तो मेरी तो ये भी बात समझ में नहीं आई कि जब अभी जजमेंट डे आया ही नहीं है तो ये जजमेंट डे कैसे दिया गया, क्योंकि क्रिश्चियंस का भी जजमेंट डे आना है। अरे और भाई एक चीज जो बेसिक नहीं बताते हैं ना, वो जो हमारे लोग भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे उनका जो कंपार्टमेंट है वो अलग है, उसे हमें क्या लेना देना। अच्छा नहीं खैर, उनका उनका तो सिंगल है, वो खाली जो है वो वन वे वाला है। नहीं खैर, मैं अब उस पर नहीं जाएंगे, वो हम लोग के लिए थोड़ा वो हो जाएगा। हमारा हमारा तो वन वे वाला है ही नहीं, तो इसलिए हाँ हम नहीं, उधर नहीं जाते। हमारी रिटर्न फ्लाइट भी है। रिटर्न फ्लाइट है हमारी तो। हमको तो वहाँ जाना है, जितने हमारे पास हमने पैसे इकट्ठे किए हैं, जो पुण्य पाप जो भी इकट्ठे किए हैं वो जाके खर्च करने वापस आना। नहीं नहीं ठीक है, मैं कल ही बातचीत हो रही इसलिए थी। इसलिए वो अलग ही है भाई। वो अगर तुर्की जा रहे हैं, हमें तुर्की जाना ही नहीं है, तो कहीं और जाएंगे। हाँ, अच्छा सर, एक उस तरफ भी चलते हैं, थोड़ा सा इस पे देख लें कि जो यूएस में अभी हुआ है। ट्रम्प साहब एक मतलब ही डेफिनेटली इज अ वेरी आर्डेंट क्रिश्चियन, और उसके बाद भी उन्होंने जो हिंदुओं को अपने जो उनका सेनेट है या जो उनकी मंत्रिमंडल है
उसमें जो जगह दी है और बहुत प्राइम पोजीशंस पे जगह दी है, जैसे काश पटेल एफबीआई के चीफ बन गए, तुलसी गबार्ड जी इंटेलिजेंस की बन गई, उसके बाद विवेक रामास्वामी जी डिपार्टमेंटल ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी के बन गए। तो ये इसको क्या आप देख रहे हैं, इससे क्या जो भारत का नैरेटिव है वो स्ट्रांग होगा और ये चीजें बदलेंगी जो आज एंटी हिंदू और एंटी भारत नैरेटिव दुनिया में छाया हुआ है? आपने देखा नहीं, ऑलरेडी बदलना शुरू हो गई। अच्छा, नहीं मैंने नहीं नोटिस किया, कैसे? आप जो है इनको छोड़ दीजिए, आप ये लायर को छोड़ दीजिए, ट्रोल को छोड़ दीजिए, वो नहीं न्यूज़ देखता। को छोड़ दीजिए, स्क्विंट को छोड़ दीजिए, इनको सबको छोड़ दीजिए। हाँ, तो क्योंकि ये तो गॉन केसेस है, ये ऑलरेडी जो है वो कयामत के दिन बैठे हुए हैं कि साहब इनकी तो कयामत का दिन आ चुका है बहुत दिन से। वो आपको पुलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी साथ आ जाएं, लेकिन आप मानते नहीं हैं। तो लेकिन इफ यू लुक एट द इंडियन मीडिया, आप सटल चेंज देखिए इंडियन मीडिया का किस तरह से, तो जो लेगेसी मीडिया है वो थोड़ा थोड़ा बदलने की कोशिश कर रहा है। बॉलीवुड में आपने देखा कि साहब की जो भारतीय थीम्स हैं उनके ऊपर मूवीज बनने लगी हैं। अच्छा, ना केवल भारतीय थीम के ऊपर मूवीज बनने लगी, प्रॉपर ट्रीटमेंट भी मिल रहा है उनको। लोगों में जो अपील पब्लिक से रिस्पांस मिल रही है वो बहुत इनकरेजिंग है उनके लिए। और बहुत सारे लोग जो है वो मैं देख रहा हूँ कि वो अपने आप को रिफॉर्म कर रहे हैं या ट्राइंग टू जंप द शिप। विलियम डैलरिम्पल जो है, विलियम डैलरिम्पल जो है वो इंडियन हिस्ट्री को और इंडियन हेरिटेज को अप्रिशिएट करने लगा है। तो हाँ, दिस इज समथिंग मैंने उनका सुना एक दो वो पॉडकास्ट एंड आई वाज टेकन अबैक। मैंने कहा दिस इज रियली तो बंदा रिफॉर्मेशन। है, मैं बताता हूँ, मैं किस्सा सुना देता हूँ आपको, मेरे साथ जो पर्सनल हुआ है इसके साथ में, विलियम डैलरिम्पल का, क्योंकि was always trying to position himself as an open minded intellectual, तो मेरे से भी ट्विटर पे थोड़ा बहुत संवाद करता रहता था कभी कभी। जब ट्रम्प बना 2016 में, तो इसने जो है वो मेलानिया ट्रम्प की एक ऑलमोस्ट सेमी न्यूड पिक्चर इसने शेयर की ट्विटर के ऊपर, और उस पर कुछ भद्दी सी कमेंट की, तो मैं आई ऑन दैट, मैं कि व्हाट इज दिस गोइंग ऑन भाई। 2016 की बात है। डिलीट कर दिया और मेरे को ब्लॉक कर दिया। इसके साथ मेरा जो झगड़ा हुआ, that was, I think that is the fortuitous seed because of which the Jaipur dialogue was born. विलियम डैलरिम्पल आप बताए थे, मैंने सुना था आपका कि जयपुर लिट फेस्ट जयपुर लिट फेस्ट JLF, विलियम डैलरिम्पल ही तो जयपुर लिट फेस्ट है। इससे जो वो मेरा वो झगड़ा हुआ, तो 2016 में इससे झगड़ा होने के बाद में फिर उसी टाइम पे, उसी के आसपास the idea of the Jaipur dialogues was born। यार ये क्या समझते हैं अपने आप को, गोरे आके यहाँ पे जो है वो पूरा हमारा नैरेटिव सेट कर रहे हैं। जो है वो बेसिक्स नहीं समझते, जो हमारा टाइम फ्रेम नहीं समझते, हमारे टाइम नहीं समझते, हमारा लॉजिक कॉन्सेप्ट नहीं समझते, वो आके जो है वो अपने कंक्लूजन्स हमारे ऊपर थोप रहे हैं। That is how it was started. So I owe that debt to William Dalrymple. But that doesn't mean that I have started rating him differently, but I am definitely amused, I should say. I am amused by his metamorphosis. Somersault. Somersault तो क्या कहें, it's not exactly a somersault. तो अपना फ्लेवर ही बदल लिया ना, तो वोल्टेफेस कह लेते हैं। It is metamorphosis. बिकॉज मैं मेटामॉर्फोसिस इसको इसलिए नहीं कहना चाहूंगा सर, यू नेवर नो, क्योंकि मोदी जी को भी
तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगी। That's what I'm trying to say, क्योंकि कई लोग मोदी जी को गालियां देते थे और हम लोग जो कि 2002 से उनका सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग साइडलाइन लगा दिए गए और जो गालियां देते थे वो मलाई खा रहे हैं। अरे साहब देखो तो आप किसको किसको इनवाइट करते हैं। देवदत्त पटनायक गेट्स इनवाइटेड, ईरा त्रिवेदी गेट्स इनवाइटेड, एंड विलियम अभी ईरा डैलरम्पल त्रिवेदी गेट्स जी का आपने होस्टेड। पोस्ट देखा होगा, उन्होंने क्या लिखा था? किसका? ईरा त्रिवेदी जी का हाँ हाँ, देखिए आप पोस्ट अभी जो आया था, मैं उसको चूंकि बीइंग अ प्रोफेसर नहीं बोलना चाह रहा, बट देन ये तो है सर, मोदी जी को भी समझ में तो नहीं है, उन्होंने तो जो उनके ट्रू वो हैं उनको तो साइडलाइन नहीं कर रखा है। देखिए इसमें हु इज द डीप स्टेट इन इंडिया? इंडियन ब्यूरोक्रेसी इज द डीप स्टेट। आपने सब कुछ कर लिया, आपने बहुत कुछ रिफॉर्म कर लिया, आपने बैंकिंग रिफॉर्म कर लिया, आपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप PLI ले आए, आपने ईज ऑफ बिजनेस कर लिया, बाकी सारी चीजें आपने कर ली, बट व्हाट अबाउट द इंडियन डीप स्टेट? आप जाइए, मैं आपको एक रिसर्च टास्क देता हूँ, एंड प्लीज कम बैक टू मी ऑन दैट। आप लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे जाइए और उनके पिछले 2 साल की जो स्पीकर्स लिस्ट है उसको निकालिए और उसके बाद फिर मैं आपका कंक्लूजन सुनना चाहूंगा। लवासना का अबे योगेंद्र यादव तो अभी तक जा रहे थे, हम लोगों ने थोड़ा हल्ला गुल्ला किया तब रुके हैं। अच्छा, ये मेरे सामने खुला हुआ है। तो नहीं, इट विल टेक सम, ये देखिए इसको नहीं, मगर इसमें कहा फैसिलिटीज में जाएं, कहाँ जाएं? नहीं, इसमें वो स्पीकर्स की लिस्ट आएगी, खैर बाद में देख लीजिएगा आराम से, आर्काइव्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, एक मेरे पास भी पड़ी हुई है लिस्ट एक पुरानी, वो मैं शेयर कर लूंगा ढूंढ के। नहीं, I'm writing myself a book, तो वो जब आएगी तो फिर उस पर और चर्चा होगी, क्योंकि नहीं तो RTI में मांग लीजिए ना, क्या दिक्कत है? हाँ नहीं, इसके लिए तो RTI की जरूरत ही नहीं है, वो तो वहाँ पे जो ट्रेनिंग में है वो लोग वही दे देंगे। मेरे बहुत से स्टूडेंट वहाँ पे लॉ पढ़ाते हैं, चूंकि तो कई बार ना वो लॉ टीचिंग असिस्टेंट की जॉब निकालते हैं वो 2-2 साल के लिए, तो कई स्टूडेंट्स हैं मेरे जो कि वहाँ पे लॉ टीचिंग असिस्टेंट के रूप में लगे, तो वो तो पता चल जाएगा उससे। नहीं भाई, वो तो मैं जानता हूं ना कैसे कैसे लोगों को बुलाते हैं। मैं एक बार एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में था सर, ठीक है, मैं बाहर से नया नया आया था इंडिया में, और उस FDA में मैं बैठा और मेरे सामने उस FDA में कहा गया कि शरिया से बेहतर कोई लॉ नहीं है। जी, मेरे सामने उस FDA में कहा गया कि शरिया से बेहतर कोई लॉ नहीं है। मैं हैरान। लोग पढ़ी है वो, पहले शरीयत के डेफिनेशन जानते हैं क्या? भाई जो दे रहे थे वो तो जानते ही थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, ऑफ द कैमरा बताऊंगा आपको। अच्छा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली वो मुस्लिम हो तो जानते हो। नहीं, वो उस पर चर्चा होगी आपसे ऑफ द कैमरा, बट मैं ये कह रहा हूं, मैं सुन के हैरान हूं। वो तो शरीयत वाले तो वो नालसार के 6 साल VC रहा है। भाई वो तो आप देखिए उनको क्या ट्रीटमेंट मिला, NDTV का पूरा ट्रीटमेंट मिला उनको। तो मैं तो खैर किसी, अभी उनका नाम नहीं ले रहा है, किसी का नाम नहीं ले रहा, वो हम ऑफ द कैमरा बात करें, बट ये दिखाता है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट सोसाइटी में रह करके आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जरा भी समझ नहीं है, जिस चीज से पीछा छुड़ा के कॉन्स्टिट्यूशन का एज एन आइडिया जन्म हुआ, आप उसको फेवर कर रहे हो यार। तो ये देश के साथ कुछ खतरनाक। अभी मैं आपको बताऊं सर, आज मैं सवेरे जब उठा, तो जब मैं उठा तो मुझे ना किसी ने मेल किया हुआ था सर, ठीक है, और वो मेल उनका बड़ा लंबा चौड़ा था, वो हिंदुत्व के ऊपर सेम, किसी UK ने, क्योंकि किसी ने सुना होगा मुझे ब्रिटेन में,
तो वो मुझसे उन्होंने मुझे बोला कि सर कुछ प्रश्न हैं, हिंदुत्व तो बड़ा ही खतरनाक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, वो मेल ही दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको दिख रहा है सर? मैं बड़ा कर दूं इसको? बड़ा कर देना, कांट रीड इट। मैं बड़ा करता हूँ। हाँ ठीक है, अब दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब अच्छे व्यक्ति थे, मैं इनके अगेंस्ट में नहीं कह रहा। तो अब ये इनके मेरे साथ 4-5 मेलें हुई, एक्सचेंज हुआ, जिसमें कह रहे थे कि मुस्लिम जो है वो प्रोसिक्यूशन का फेस कर रहे हैं इंडिया में, वो सामना। तो फिर इन्होंने यही पूछा कि भाई भारत जो है वो सेक्युलर नहीं रह गया है, ठीक है ना सर? अब जिनके नाम लिए इन्होंने, कांत, देकार्ते, रूसो, देकार्ते को तो छोड़ दीजिए, बट कांत, लॉक, रूसो, ये सारे के सारे जो हैं वो बाइनरी लॉजिक के परवेयर हैं, तो उनसे और नहीं, मैं तो उनको भी, मेरा तो उनसे भी कोई वो नहीं है। मैं तो कांट, लॉक और रूसो के वर्क को एडमायर करता हूँ, क्योंकि वो यूरोपियन कंटेक्स्ट में तो रिवोल्यूशनरी थे, मगर ये कि आप उसका एक्सटेंशन दूसरी सोसाइटी में नहीं कर सकते। मैंने तो इन तीनों लोगों को पढ़ा है और काफी डीप में पढ़ा है। तो मैंने उनको एक उत्तर दिया, और ये मैं आपको इस पे ऑफ द कैमरा ही चर्चा कर लूंगा, जहां पे इसको मैं हटा ही लेता हूँ। मैंने उनसे ये कहा कि जब तक आप पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे कि भारत को सिर्फ 2 गालियां देते हैं रिलीजन, वो एक क्रिश्चियनिटी के मानने वाले, वो भी अब कम हो गए हैं बिकॉज कि उन्होंने ये कन्वर्जन के बिजनेस पे रोक लगाई है थोड़ी, और दूसरा जो मुस्लिम है, जो कन्वर्ट करना चाहता है वो हमें गाली देता है, और जो कन्वर्ट नहीं करना चाहते यहूदी, वो हमें कहते हैं कि हमारे बेस्ट फ्रेंड है ये। तो ये कैसे हो सकता है यार कि एक ही मोजेस को मानने वाले 3 तरह के लोग आए हुए हैं, एक जूस हैं, एक क्रिश्चियंस हैं, और एक वो है। तो जो मोजेस का ओरिजिनल मोजेस जिसके क्लैन के है, वो तो कह रहा है कि हिंदू से बड़ा कोई दोस्त नहीं है मेरा, और उसके बाद उनकी रिलीजन को चुरा करके और अपना पेगनिज्म मिला करके और नई कॉकटेल बना करके आपने दुनिया पे उसको इंपोज कर दिया इन द नेम ऑफ डिविनिटी। और आप कह रहे हो कि हम सेक्युलर नहीं है, क्योंकि हम रेजिस्ट कर रहे हैं, हम अपने कल्चरल, भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्यों दिया गया हमें? मैं तो बार बार पूछता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये यूरोपियन प्रिंसिपल्स को सेव करने के लिए दिया गया है, या कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है कि हम अपने कल्चर की प्रिजर्वेशन कर सके? भाई भारत में उल्टा हो रहा है सर। खैर एनीवेज, इस पे हम फिर से बात करेंगे। तो मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन जरूर, देखिए, क्रिश्चियनिटी भी वही कहती है और ये भी कहती है कि साहब कि जो उनकी बात को नहीं माने या उनके खुदा की बात को नहीं माने, वो उनका दुश्मन। हाँ, वो रिफॉर्म, वो बात नहीं है। कुरान में तो मैं 25 आयतें आपको बता सकता हूँ ना। कहते हैं साहब कि ये 2.98, जो शख्स खुदा और उसके फरिश्तों को और उसके रसूलों को, खासकर जिब्राइल और मिकाइल का दुश्मन हो, बेशक खुदा भी ऐसे काफिरों का दुश्मन है। खुदा काफिरों का दुश्मन है? तो आप तो नहीं मानते जिब्राइल को, मिकाइल को, तो वो खुदा हमारा दुश्मन है, तो भाई जो खुदा के मानने वाले हैं वो हमारे दुश्मन क्यों नहीं होंगे? तभी तो आपको कौन कहता है वहां पे कि आप इंडिपेंडेंट? आप हैव यू रेड माय बुक ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम? नहीं, मैंने अभी पढ़ी नहीं है, मैं उसको आप बोलेंगे तो जरूर पढ़ूंगा। प्लीज डू, क्योंकि मैंने उसमें बिल्कुल बड़ा ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन किया है। नहीं, ये तो मैं भी मानता हूँ, सेवरल पैरामीटर्स। What is the attitude to science? Number 1. Time concept number 2. Logic concept number 3. आपके epistemology number 4. Cosmology number 5. Eschatology number 6. इन पे सब पे पूरा कंपैरिजन किया। जो है इनका जो एवोल्यूशन है, उसको जो एवोल्यूशन है अब्राहमिक रिलीजन्स का, उसको ट्रेस आउट किया। There is nothing unique in this भाई। सारी चीजें जो है वो अलग अलग उससे मिलती हैं। इन्होंने कहाँ से लिया है ये लास्ट जजमेंट? कहाँ से लाए हैं ये? ज़ोरोस्ट्रियनिज्म में है सबसे पहले तो, द डे ऑफ लास्ट जजमेंट, आखिरत वाला दिन। वो तो कॉम्बिनेशन में चलते हैं ना ज़ोरोस्ट्रियन वाले। 10,000 साल उनका जो है वो टाइम है। उस टाइम पीरियड में तो आपका ट्रांसमिशन ऑफ सोल्स होता है ना, पुनर्जन्म होता है 10,000 साल तक। उसके बाद आखिरत हो जाती है, क़यामत का दिन आ जाता है। इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, नो ट्रांसमिशन, डायरेक्ट आखिरत। तो भाई इतने लोग कहाँ से बनाते हो यार? इतनी जो है रूहें कहाँ से लाते हो?
ट्रांसमिशन नहीं है तो खैर वो तो लॉजिक तो होता ही नहीं है। नहीं, लॉजिक लॉजिक और बहुत स्टोरी। बढ़िया है, लॉजिक नहीं, जो किताब में लिखा है वही सही है, दैट इज द लॉजिक, अल्टीमेट लॉजिक जो तो वो किताब तो में लिखा प्राउडली कहते हैं कि भाई अकल का दखल नहीं है, दे है। दे। हाँ, और इसी को वो प्राउडली कहते हैं ये ईमान है, कि अकल का दखल नहीं है, ये ईमान है। उसको कहते हैं तकलीद। तकलीद का मतलब होता है नकल करना, नहीं, वो एक अलग चीज हो गई, वो मैं समझ अंधाधुंध रहा हूँ। तकलीद। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो इस चीज को प्राउडली कहते हैं ना, कि अकल का दखल नहीं है, मतलब ये ईमान है, दिस असम्पशन, हम इसी को मानते हैं। आप सोचेंगे ही बिलीफ, ईमान बिलीव। लाना मतलब ब्लाइंड बिलीव करना, खत्म हुई बात। हाँ, तो इसी को आप बांग्लादेश में ट्रांसपोज करके देख लीजिए कि ये चीज तो है ही। व्हेन इस्लाम बिकम्स द बेसिस, तो ये चीज तो हो ही जाती है। और फिर जो आपके दुश्मन हैं, उनके दुश्मनों को मारोगे सवाब मिलेगा, ये भी लिखा हुआ है, किताब में ही लिखा हुआ है उनकी 9.120, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। तो अब वो चीज़ है। अब उसको हसीना, शेख हसीना जैसी ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के जरिए रोक के रखा हुआ था। अब ठीक है, उनकी पॉलिटिकल इश्यूज थे, तो वो पॉलिटिकल और ये मिक्सअप हो गए, और साथ में हमारे जो है वो डीप स्टेट वाले मिल गए। अब डीप स्टेट की जो बात हम करते हैं, जिस डीप स्टेट को ये लोग डिसमेंटल करना चाहते हैं, उसके भी अनेक रूप हैं। डीप स्टेट भी तो बहुरूपिया है भाई। डीप स्टेट तो लगभग हर स्थान पे है। पाकिस्तान का एक डीप स्टेट है, वो उनकी मिलिट्री है। इसी तरह से यूएस का जो डीप स्टेट है, उसमें उनका जो उनके जो ब्यूरोक्रेसी। एंट्रेंच्ड ब्यूरोक्रेसी, उसके साथ में आपके जो एंट्रेंच्ड कॉरपोरेट्स, इन सबका मिलके एक अनहोली मिक्स बना हुआ है। तभी तो ग्लोबलाइजेशन के आइडियाज आते हैं। कहाँ से आता है कि वाई ग्लोबलाइजेशन? साहब ग्लोबलाइजेशन करो, कल्चर को ख़त्म करो, आपकी जो है वो फैमिलीज को ख़त्म करो, और लेट देयर बी वन ग्लोबल स्टेट, ओलिगार्क्स हों, और वो पूरे दुनिया को कंट्रोल करें, दुनिया के रिसोर्सेज को वो अपने हिसाब से डिप्लॉय करें, और हमेशा के लिए अपना एक बना के रखें। दैट इज़ द क्लासिकल जो कम्युनिस्ट आइडियाज़ हैं, उसी का एक रिहाश है। और क्या है, जब से सोवियत यूनियन गॉट डिसमेंटल्ड, तो ये जो अमेरिकन एकेडेमिया थी, स्पेशली दोज हु बिलीव्ड इन द अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म, वो तो सारे के सारे सो गए। दे बिकेम सो कंप्लेसेंट कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि इकोनॉमिक मार्क्सिज्म ही खत्म हुआ है, और कल्चरल मार्क्सिज्म के लिए उन्होंने रास्ता खोल दिया। अब आप ये देखो 20 साल के अंदर क्या कर दिया उन्होंने, बिल्कुल कंप्लीट एकेडेमिया जो है गॉट करप्टेड, एंड दे रीच्ड डाउन टू योर चिल्ड्रन, या आपके बच्चे पकड़ लिए और कह दिया कि नहीं साहब, कि हम इनको जो है जेंडर इनका तय करेंगे। आपको 18 साल से पहले ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता, लेकिन आप अपना जेंडर तय कर सकते हैं। अच्छा, इलान मस्क वाली स्टोरी भी थी, ही आल्सो लॉस्ट हिज सन या डॉटर, कुछ था। he lost one of his sons to this। नहीं, ये तो खतरनाक ही है। खैर, नहीं, नहीं, वो तो मैं बेसिक है ना। आप इनका जो मार्क्सिज्म का जो शुरू से जो एक्शन प्लान है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो फिलॉसफी है, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और इसमें, लेकिन जो पूरा जो एक्शन प्लान जो बाद में बनाया गया है, उसमें तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली इज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स। भाई फैमिली और सोसाइटी, इनको जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, और स्टेट का डायरेक्ट रिलेशन इंडिविजुअल से नहीं होगा, जैसा कि हमारे जॉर्ज ऑरवेल साहब ने इमेजिन किया था। अभी तो मैंने सुना जॉर्ज ऑरवेल हैज आल्सो बीन कैंसल्ड। अच्छा, नहीं पता मुझे। दिस जॉर्ज इज वेरी ऑरवेल को भी यूनिक। कैंसल कर दिया, क्योंकि किसने? हमारे ट्रम्प? वोक स्टेट ने। हाँ, वोक से वही ना, हाँ वही तो। कैंसल कल्चर तो वोक स्टेट का ही है ना, ट्रम्प का या थोड़ी है। या ट्रम्प तो वोक का कैंसल ही। कल्चर के अगेंस्ट में है। एंड वो दिस इज तो लिबरलिज्म, दिस इज अपेरेंटली लिबरलिज्म। हाँ, कैंसल कल्चर इज लिबरलिज्म, सर। फैसिज्म को आप लिबरलिज्म बोल दो, तो वो लिबरलिज्म हो जाएगा।
और लिबरल को फैसिज्म बोल दो तो वो लिबरल हो जाएगा। भाई The best way to create खाली ideology. नाम देना है, देयरफॉर मोदी इज फैसिस्ट, राहुल इज लिबरल। हाँ, एनीवन हु इज हिंदुत्व वाला तो हम सब तो फासिस्ट है सर। हम अपनी कल्चर, अपनी सभ्यता को प्यार करते हैं तो अरे हम हम तो कितना ही कहते रहे हैं कि साहब के, हम तो कह रहे हैं कि साहब की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भले हम कहते हैं कि साहब की धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, कुछ भी कहते रहे। नो 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 नो, हमने कह दिया फासिस्ट हो तो फासिस्ट हो, वही रहो। Exactly. मैंने यही चीज, आप ये देखिए, इसमें मैंने उनको बताई। मैंने कहा भाई आप किसको क्या थ्योरी बता रहे हो? जो आज से ये लिखा कब भी गया हो, सोचा तो उससे भी पहले गया था। इंद्रम मित्रम। वही ऋग्वेद वाली ऋचा है ना, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। हाँ, मैंने कहा यार जो आज से हजारों साल पहले ये लिख के चला गया, आप उसको सिखा रहे हो कि ये रिलीजियस टॉलरेंस। मैंने कहा भाई दुनिया की इकलौती फिलॉसफी है और ताल ठोकरों हम बिल्कुल, वी डोंट बिलीव इन टॉलरेंस, वी बिलीव इन एक्सेप्टेंस। यस, आइदर वी विल एक्सेप्ट और वी विल रिजेक्ट। हम ये झूठ नहीं कहेंगे कि साहब वी डोंट लाइक यू बट वी विल टॉलरेट यू। यस, नहीं, और ये भी सर कि अगर हम मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो इक्वलिटी ऑफ रिलीजन देने वाला इकलौता कॉन्सेप्ट है भाई, जो इक्वलिटी में विश्वास करता है कि आप मानो आपका सही हो, बराबर है। आप तो टॉलरेट करने का मतलब तुम गलत हो फिर भी ओके, लेट्स टॉलरेट ईच अदर। नहीं नहीं, देखिए इसमें भी मेरा एक नुआंस है जी कि जी। भाई धर्म और अधर्म की इक्वालिटी नहीं हो सकती। हाँ नहीं, वो तो मैं कह रहा हूं ना, इसी के लिए तो न्याय सूत्र है, जो 16 फॉर्मूलाज दिए गए हैं, उससे यदि आप खरा उतरेंगे तभी हम आपको उस श्रेणी में लाएंगे। ये बात आपकी बात मैं मानता हूं कि हर कोई जो है वो एकम सत्य में नहीं, क्योंकि सत्य की बात है, वो गॉड नहीं कह रहा। सर्व धर्म समभाव है, हाँ, धर्म अधर्म समभाव नहीं है। अब हमारा चूंकि ये एक इस पे हम लोग बातचीत किया जाएगा, मेरे दिल के बहुत करीब है ये टॉपिक, तो वी विल हैव अ गुड डिस्कशन ऑन दैट। फिलहाल मैंने आपका आई हैव अनदर 10 मिनट्स। जी जी, तो मैं वही कह रहा हूं, मैंने आपका 1 घंटा के करीब ले लिया है। और एक लास्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्रंप साहब ने हमास को खुली चुनौती दे दी कि भाई मैं 20 या 21 जनवरी को शपथ लूंगा, हॉस्टेजेस छोड़ दो, वरना तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। तो 2 प्रश्न है मेरे, क्या ये ईरान को बोला गया या ये हमास को बोला गया, या अगर दोनों को बोला गया और हमास अगर नहीं छोड़ता है तो आप क्या देखते हैं? देखिए इस वक्त क्या है कि ये जो आपका बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, या इसको आप वोक एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, ये ऊपर ऊपर तो इजराइल इजराइल कर रहा है, लेकिन इजराइल को इसने बहुत तरीके से रोक रखा है। तो बेसिकली मैं तो इसको इस तरह से रीड करता हूँ कि भाई आखिरकार कोई वो डायरेक्ट तो घुसेगा नहीं, वो इजराइल को इतना एम्पावर कर देगा और इसराइल पे जो है वो इनडायरेक्टली जो कुछ भी उनको कह रखा है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वो सारी छूट दे देगा। उसके बाद देन इसराइल कैन डू व्हाटएवर इट लाइक्स टू हमास। करना तो इसराइल को ही है। अच्छा, आपका ये मानना है कि खुद और एज फार एज ईरान इज कंसर्न, तो ईरान से तो आई एम टोल्ड दे ऑलरेडी बैक चैनल टॉक्स गोइंग ऑन। ईरान को भी पता है कि मामला गड़बड़ हो सकता है, सो दे आर नॉट फुल्ली इनटू द ओपन। अभी देखिए अभी ये जो सीरिया वाला जो तमाशा हुआ है, इसमें टर्की इज द वन व्हिच हैज कम इनटू फोरफ्रंट, नॉट ईरान। अलबशर के लिए ना, अलबशर के लिए। हाँ, तो ईरान का रोल फिर कैसे देख रहे हैं आप? ईरान में भी क्या है कि इट्स बिट ऑफ अ फ्लक्स। वो हार्डलाइनर जो है वो मरने के करीब है, सो प्रॉब्ली ईरानियंस आर आल्सो वेटिंग फॉर हिम टू डाई। वो जो आयतुल्लाह है, अब कितना भी कुछ भी कर ले यार, जाना तो पड़ेगा ना। कहाँ जाएगा पता नहीं, जन्नत जाएगा जहन्नुम जाएगा। यही तो कहते हैं यार, सारे मुल्ला कहते हैं कि यार तू शहीद हो जा जन्नत जाएगा, खुद साला कोई शहीद नहीं होता। अरे भाई अगर जन्नत इतनी अच्छी है तो फटाफट जाओ ना, जल्दी करो, हरी अप, ऐसे।
नहीं नहीं, दूसरे को भेजेंगे, खुद नहीं जाएंगे, खुद यहाँ मौज करेंगे, मजे करेंगे कि भाई हमारी जन्नत यही है। वो आपने देखा था सर, वो जो एक पाकिस्तान के थे, वो सबको शिक्षा दे रहे थे कि जहां भी सुनो बेअदबी वहीं गर्दन अरे दो। मसूद साहब, हाँ आजकल कनाडा में है वो। जब उनकी बची तो कह रहे रुको 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 रुको, समझो समझो। भाग गए कनाडा तुरंत। नहीं, उन्होंने कनाडा में ही दिया था ये बयान, तो मैं कनाडा में थे, वापस ही नहीं आए वो। अब नहीं, शायद आ गए वापस या नहीं आए, मुझे पता नहीं है, बट नहीं वो आए, बड़ा नहीं आए फनी। भाई। आ गए वो? आ गए क्या? नहीं पता नहीं, मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से तो आ जाना चाहिए था उनको, मेरा ख्याल लेकिन से अभी कटी नहीं। नहीं उनकी गर्दन। ये तो देखिए सर, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, ब्लास्फेमी हो भी गई लेकिन गर्दन नहीं कटी। बाकी उस बेचारे जो वो था एक पाकिस्तानी उमर कोट वाला जो था सर। देखो साहब, कुछ भी हो जाए, किसी सैयद की गर्दन नहीं काटी जा सकती। अच्छा अच्छा। आप किसी को भी देख लो, एक अकेला एक सुल्तान हुआ था जिसने सैयद का ये स्पेशल एग्जामिशन रद्द किया था, तो उसको ये सारे मुल्ला मौलानाओं ने मिलके पागल करार कर दिया। उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। वो पागल था या नहीं था, इन लोगों ने मिलके उसको पागल इसलिए करार कर दिया क्योंकि उसने सैयदों को भी जो है सूली पे लटका दिया बदमाशी करने में। अच्छा, इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ये चैरिटेबल नहीं रहा, हिस्ट्री में उसको पता नहीं क्या क्या हाँ, उसको पता नहीं क्या क्या कहते हैं। होता है। तो दिल्ली से ये तो, दौलताबाद वाला वही है ना? अबे मीर जाफर क्यों है गद्दार? प्लासी के युद्ध में, जब प्लासी का युद्ध हुआ तो इट इज द होल नैरेटिव इज नॉट दैट सिंपल। तो आप पढ़ेंगे तो उसमें बिकॉज ऑफ everybody got so fed up of Sirajuddaulah that they all wanted to get rid of him. Why? He was getting into the houses of his nobles, including Hindu nobles. मीर जाफर was Shia. इनके साथ में नगर सेठ थे जो उस समय के, वो रानी भवानी ऑफ नटोर। ये सब लोग मिल के उन्होंने गेट रिड ऑफ सिराजुद्दौला, दे साइडेड विद द ब्रिटिश। तो मीर जाफर गद्दार हो गया और सिराजुद्दौला जो सबसे ज्यादा बदमाश था वो हीरो हो गया, फ्रीडम फाइटर। He was fighting his own nobles, getting into their houses, picking up their women. तो ये तो भाई हमारे मुल्ला मौलाना जानते हैं ना किसको अर्श पे चढ़ाना है और किसको फर्श पे लाना है। तो ऑन दिस ग्लोरियस नोट, मुझे पता है सर आपने 1 घंटा हमारे साथ स्पेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद। और आशा करते हैं कि जब भी आप फ्री होंगे तो वापस से हमें समय देंगे। आज के लिए आपने हमारे लिए समय निकाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। थैंक यू अभिषेक जी, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।